चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से मैं दोस्त आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम हो बिना पिक्चर वाले चित्रों के द्वारा नहीं हो सकता है, यानी उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन पिक्चर वाले उसमें ज़रूर आएंगे। इसलिए आपको कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम देने जाना है तो इस वीडियो को देखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो यदि आपको पसंद आ जाए तो बाद में हमारे चैनल फटाफट को सब्सक्राइब कर देना। और इन वीडियो को देखना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि बेजल क्लेम किस वर्ण से निर्देशित होते हैं, यानी बेजल क्लेम का जो हमारा साइन होता है वो किस साइन से दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हो चुका है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। इसको मैं बता देता हूँ कि जो ये परिधि होती है ये बेजल होता है, इसको हम घुमाते हैं रीडिंग को सेट करते समय और इसके लिए ऊपर एक क्लेम लगा हुआ है, ये वर्ण से दिखाया गया है, तो इसका ये राइट आंसर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है दोस्त कि ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। इस ड्रिलिंग मशीन में पार्ट भी लिखे गए हैं, मैं पार्ट बता दूंगा सारे। लेकिन सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में डाला है वो ये डाला है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या होता है। तो दोस्त ये ड्रिलिंग मशीन का नाम है, आप बताइए जब तक मैं इसको समझाता हूँ। इस ड्रिलिंग मशीन का जो नाम है वो वेंच ड्रिलिंग मशीन है कि पिलर ड्रिलिंग मशीन है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन है कि हैंड ड्रिलिंग मशीन है। तो इस ड्रिलिंग मशीन का आंसर भेजिए, मैं आंसर को चेक करूंगा, इसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो इसमें देखिए एक पिलर होता है, ये पिलर रहता है, ये बड़ा सा पिलर होता है। इसमें ये आर्म्स लगी होती है, आर्म्स। ये आर्म्स जो रहती है ये पूरे रेडियस में इस तरीके से घूम जाती है, जिस प्रकार से हमारा मेले का जो झूला पूरी गुलाई में घूम जाता है, तो ये जो आर्म्स रहती है पूरी गुलाई में इस तरीके से ये घूम सकती है और ये इस गुलाई को हम रेडियल कहते हैं। तो दोस्त ये जो ड्रिलिंग मशीन होगी ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन होगी। इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वही मशीन का रेडियल ड्रिलिंग मशीन का एक समझाने की कोशिश की है कि विच अल्फाबेट इज मार्क आ स्पिंडल ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन, यानी इसमें रेडियल लिखना चाहिए था, इधर एल बनाना। तो इसमें मैं बताता हूँ इस रेडियल ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल का हमें चिन्ह बनाना है कि स्पिंडल किस चिन्ह से दिखाया जा रहा है। तो मैं सारे चिन्ह आपको बताता हूँ। जी इसमें जो ये नंबर का लिखा हुआ है ये इसमें स्क्वायर थ्रेडेड रॉड होती है जो हमारे ये से आर्म्स को ऊपर नीचे करती है। आर्म्स लगा हुआ है जिसको मैंने रेड लाइन खींच के बनाया, इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये फिर ये स्क्वायर थ्रेडेड रॉड होती है और इसमें एक ऊपर मोटर लगी रहती है, इधर भी एक मोटर रहती है, इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो बी नंबर पर बना हुआ है ये बी है, ये कैरेज है, ये कैरेज पार्ट है। ये कैरेज इस आर्म पर आगे पीछे भी हो सकता है, इस तरह से इधर भी आ सकता है इधर भी जा सकता है। इसके बाद सी पे वो जो डी नंबर है, तो यही इंपॉर्टेंट बात है, डी डी ही हमारा स्पिंडल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें डी किसी जगह दिया नहीं है। तो स्पिंडल जो है वो डी के द्वारा स्पिंडल को दिखाया जा रहा है, इधर नीचे स्पिंडल रहता है। जो इसका जो ये एफ है, एफ इधर बटन लगा रहता है, ये एफ है, ये बटन है हमारे पिलर को ऊपर यानी आर्म्स को ऊपर नीचे करने के लिए बटन होता है, ये हमारा जो होता है बेस होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, स्पिंडल का साइन बता दिया। तो दोस्त एग्जाम में ऐसा ही कोई चित्र आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन ही आएगी, लेकिन कोई भी ऐसा चित्र आएगा और उसमें किसी एक पॉइंट का जो है कोड वर्ड होगा, उस कोड वर्ड का हमें नाम बताना पड़ेगा या उस नाम का हमें कोड वर्ड बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये नहीं, आप हमारे और वीडियो देखकर भी चित्र के क्वेश्चन कर सकते हैं और आप बुक से भी कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करना जरूरी है, मेरा कहने का ये मतलब है। निम्न में बिग नट पहचानो, हमें इसमें बिग नट बताना है, आइडेंटिफाई द बिग नट। तो इसमें देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये इस पर देखिए, इसमें नर्लिंग की हुई है, तो ये नर्लिंग नट है। इसमें इस प्रकार से डोम बना हुआ है, ये डोम कहते हैं। डोम हम किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार से हम खेत में कोई झोपड़ी बना लेते हैं इस तरीके से, उसे हम डोम बोला जाता है। ऊपर वाले भाग को, जो ऊपर वाला कवर भाग होता है, उसे डोम कहते हैं। तो ये डोम नट हो जाएगा, ये हमारा नल नट होगा। तो ये बीच में बना हुआ है, इसे हम बिग नट कहते हैं। तो इसका जो है एफ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 5 नंबर पे हमें लिखना पड़ेगा। दोस्त इस तरीके की गलती हमारे क्वेश्चन में हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आपको एफ ऑप्शन उसमें जरूर मिलेगा। तो हमारा बिग नट जो है वो हमारा एफ कोड वर्ड जो है बिग नट को देगा। अब बिग नट को हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो उस बिंग का मतलब होता है पंख, जो बिंग्स होते हैं उसे पंख कहते हैं, उसमें 2 पंख बने हुए हैं, इसीलिए हम इस पंखों से समझ जाएंगे बिंग नट कहते हैं। और इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में भी किया जाता है दोस्त, हैंड वाइस में भी किया जाता है, क्योंकि इसको हम हाथ के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। निम्न में कौन सा केसल नट है? इस नट में भी आ सकता है कि कौन सा केसल नट है। तो पहला वाला दोस्त देखिए स्क्वायर शेप में दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर नट है। इसके बाद ये जो बी नंबर पर बना हुआ है, इसे हम केसल नट कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये ऊपर एक रिंग बनी हुई है,
ये रिंग बनी हुई है, इस रिंग में स्लॉट बने हुए हैं। इसी स्लॉट में से हम एक पिन क्या होती है, एक इस प्रकार की एक पिन होती है, इस स्प्लिट पिन को हम इसी में से ऐसे आर पार डाल देते हैं और ये पिन जो है हमारा बोल्ट के बीच से होती हुई जाती है। ऐसे बोल्ट में जब कस देते हैं इसको तो ये पिन हमारी बोल्ट के बीच से जाती है, इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं तो ये हमारा जो है ये जो नट हो जाता है लॉक हो जाता है, इसलिए लॉकिंग नट होता है दोस्तों। हमारा जो केसल नट होता है ये लॉकिंग नट होता है, तो इसका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। एक नट ऐसा होता है, मैं वो बता देता हूँ, उसके बारे में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक नट वो हेक्सागोनल रहता है इस तरीके से, लेकिन उसमें जो स्लॉट होते हैं जो इस प्रकार से मैं बना के दिखा देता हूँ, उसके स्लॉट इसी पर फ्लूट पर ही कटे रहते हैं। तो देखिए इसमें जो स्लॉट है वो रिंग के ऊपर है और उसमें स्लॉट होते हैं जो फ्लूट के ऊपर होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्लॉटेड नट। जिसके फ्लूट के ऊपर स्लॉट होते हैं उसको बोलते हैं स्लॉटेड नट, और जिसमें रिंग के ऊपर स्लॉट होते हैं उसको बोलते हैं केसल नट। केसल को हम केस से समझेंगे, केस का मतलब होता है रिंग। पिच का सही विकल्प पहचानिए। ये मैंने एक एक्सटर्नल अर्थात बाहरी थ्रेड का एक चित्र बनाया है, तो बाहरी थ्रेड में हमें बताना है कि पिच क्या दर्शा रहा है। तो आप इसका आंसर लगाइए। इसका कोड वर्ड ए है कि बी है, कौन कौन से कोड वर्ड है ये आपको बताना है। इसमें कई सारे आंसर दिए गए हैं, ए बी सी डी, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें पिच है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन मैं आपको पिच का बता देता हूँ। तो जो जी साइन है, जी साइन है, ये जी साइन पिच का दिखा रहा है, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, या इसका ऑप्शन जी आएगा, तो जी सही हो जाएगा। हम कैसे समझेंगे कि पिच है? देखिए मैंने पिच का पिछले वीडियो में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि पिच क्या होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, तो ये पिच हो जाएगा जी। एच जो है मैं फटाफट बता दूँ, एच कोण हो जाएगा इसका, और ये इसका आई है, आई इसकी डेप्थ हो जाएगी, और इसका ये बी है ओ डी, बी आई डी हो जाएगा, ए ओ डी हो जाएगा। इसके बाद इसका जो सी है फ्लैंक है, डी भी इसका फ्लैंक है, और ये एफ दिया गया है, एफ एफ भी इसके लिए क्या इसके फ्लैंक को दिखा रहा है, और ये जो है ये ई दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा है, ई दिखा रहा है इसके पिच डाया को। देख लीजिए ओ डी और आई डी के बीच में जो बनता है उसे हम पिच डाया कहते हैं, जो ई दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। निम्न में थ्रेड रिंग गेज किस विकल्प में है? तो दोस्त मैं वीडियो में बताया था कि रिंग गेज क्या होता है। थ्रेड रिंग गेज वो होता है जो इस तरीके से रिंग की तरह होता है। जिस प्रकार से कोई भी अंगूठी में पहनने वाली जो रिंग होती है यानी अंगूठी होती है वो रिंग होती है। तो रिंग, रिंग का मतलब होता है घेरा, और थ्रेड है तो इसके अंदर थ्रेड भी बनी हुई है, थ्रेड इसके अंदर थ्रेड, तो ये जब ये अंदर थ्रेड बनी होगी तो इसे हम बोलेंगे थ्रेड रिंग गेज। लेकिन थ्रेड रिंग गेज को आप रिंग से समझिए और पढ़ाई कीजिए, आपके लिए भी रिंग का मौका आएगा, ज़रूर आएगा, और जिसका मौका हो चुका है वो बाद में भी रिंग पहना सकते हैं दोस्त। तो इसीलिए रिंग से आप समझिए थ्रेड रिंग गेज। तो थ्रेड रिंग गेज का मतलब होता है जो रिंग शेप में उसमें चूड़ी हो, तो इसका जो है बी आंसर राइट आंसर हमारा हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। ये बाहरी चूड़ी को चेक कर सकता है, तो इसका आंसर राइट आंसर बी आंसर। फर्स्ट नंबर में जो दिया गया है ए नंबर में, ए को बता देता हूँ, ये दिया गया है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर दिया गया है, देखिए माइक्रोमीटर। और लास्ट नंबर में दिया गया है स्क्रू पिच गेज दिया गया है, जो सी नंबर पर दिया गया है स्क्रू पिच गेज है। तो इस तरीके से आप सारे याद रखिए। स्लीव का कोण बताओ, हमें इसमें स्लीव कोड सॉरी कोड दिखा गया है, स्लीव का हमें कोड बताना है। टॉक द कोड ऑफ सर्व इन माइक्रोमीटर, यानी हमें ये बताना है कि इस माइक्रोमीटर में हमारा जो माइक्रोमीटर का साइन बना है इसमें स्लीव किसके द्वारा बताई गई है। तो दोस्त स्लीव जो होती है ये हमारे फ्रेम के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि स्लीव हमारी घूमती नहीं है, स्पिंडल घूमता है, यानी घूमने वाले पार्ट हमारे थिम्बल से जुड़े रहेंगे दोस्त, और जो बिना घूमने वाले पार्ट होंगे वो हमारे फ्रेम से जुड़े रहेंगे। तो हमें मालूम है कि स्लीव अपनी जगह पर स्थिर रहती है, तो स्लीव फ्रेम के साथ जुड़ी होगी, तो इसका ए आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा इसका। ये बी वाशर है, और सी स्पिंडल है, इसके बाद डी है जो थिम्बल है, इसके बाद एक टेपर वाशर लगा रहता है, और ये एफ है जो रेचेट है, एफ को हम रेचेट स्टॉप के नाम से जानते हैं। जो प्लेट का सही कोड है, इसमें हमने देखिए एक बाइस दिखाई गई है, ये बेंच बाइस बनी हुई है, इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, तो हमें इसमें बताना है जॉ प्लेट। तो जो जॉ प्लेट होती है ये हमारे जबड़े के सामने लगी रहती है, उस पर नर्लिंग रहती है, तो हम नर्लिंग से समझ जाएंगे, तो हमारा इसका राइट आंसर जो है डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा जॉ प्लेट। इधर पे एक क्वेश्चन में डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बाइस का साइज जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है, लेकिन जॉ प्लेट की लंबाई से भी लिया जाता है। तो देखिए जॉ प्लेट की लंबाई है इधर पे, ये जॉ की चौड़ाई भी है और यही जॉ प्लेट की लंबाई है। इसके बाद जो सी कोड वर्ड है ये सी फिक्स जो है, और बी जो है मोबाइल जो है, और ए जो है ये इसका स्पिंडल है। तो इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है, आपने भी आंसर बताया है। चित्र में कौन सी वेल्डिंग
विधि दिखाई गई है। तो चित्र बना हुआ है दोस्त, ये हमारा चित्र जो है वर्टिकल रखा हुआ है। इसमें हमें वेल्डिंग विधि का नाम बताना है कि चित्र में कौन सी वेल्डिंग विधि इसमें दिखाई गई। तो देखिए इसमें चित्र हमारा जो वर्टिकल रखा हुआ है इस तरीके से, वो हम नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे किसी मकान की दीवार होती है और दीवार में कोई हम ऐसी नाली खोद दें खड़े में, एकदम सीधी नाली खोल दें खड़े में, वर्टिकल नाली खोद दें और उसमें हम सीमेंट लगाएं। तो सीमेंट दोस्त आप कहाँ से लगाओगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ सीमेंट लगाएंगे। और इस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे दोस्त, इस वेल्डिंग को हम बोलेंगे वर्टिकल वेल्डिंग। तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने एक सावधानी बता दी कि ये वेल्डिंग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है, जिस प्रकार से किसी नाली में हम सीमेंट नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड पहचानो। ये थ्रेड का हमें बताना है कि ये कौन सी थ्रेड है, कौन सी चूड़ी है। तो हमें देखिए स्क्वायर मॉडिफाइड लिखा हुआ है। स्क्वायर थ्रेड यदि अकेला लिखा होता है स्क्वायर थ्रेड तो हम इसका आंसर ए लगा देते, लेकिन इसका ये आंसर गलत है क्योंकि इसमें मॉडिफाइड लिखा हुआ है। मॉडिफाइड का मतलब होता है दोस्त जिस तरीके से हम अपने घर में कोई डिजाइन में परिवर्तन करवाते हैं, तोड़ फोड़ करवा के उसको सही करवाते हैं, तो मॉडिफाइड का मतलब होता है कोई ना कोई इसमें परिवर्तन किया जाए। तो देखिए इसमें स्क्वायर के बाद परिवर्तन करके ये डी ही बन सकती है और कोई भी थ्रेड परिवर्तन करके नहीं बन सकती है, क्योंकि जो सी ऑप्शन दिया है और जो बी ऑप्शन दिया है इसको हमें नए सिरे से बनाना पड़ेगा। ये परिवर्तन करके नहीं बना सकता। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, जब कोई मकान हमारा बना हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो उसका पूरा डिजाइन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ डिजाइन में कुछ हिस्सों में ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको हम एक्मी थ्रेड के नाम से जानते हैं, इसको हम स्क्वायर मॉडिफाइड या एक्मी थ्रेड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। दोस्तों इसका कहीं कहीं किसी किताबों में इसका ट्रिपेजोइडल थ्रेड भी आंसर दिया है, तो आप ट्रिपेजोइडल थ्रेड भी दिया हो तो आप आंसर लगा सकते हैं। अब इसका बारीक अंतर मैं बता देता हूँ। जो ट्रिपेजोइडल थ्रेड होती है उसका कोण 30 डिग्री होता है और जो एक्मी थ्रेड होती है उसका कोण 29 डिग्री होता है, लेकिन डिजाइन दोनों के सेम ही देखने में लगते हैं। तो दोस्त इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये दो थ्रेड और बनी हुई हैं, बी थ्रेड। तो जो बी ऑप्शन में जो बनी हुई है ये हमारी मीट्रिक थ्रेड है और जो सी ऑप्शन में बनाई हुई है ये हमारी सॉटूथ थ्रेड है, इसका कोण भी 30 डिग्री होता है। निम्न में मिक्सिंग चैम्बर बताओ। ये हमारा जो है ऑक्सीजन और एसिलीन की जो है चित्र बनाया गया है। हमने लंबा वाला सिलेंडर है O2 सिलेंडर है, छोटा वाला सिलेंडर जो C2H2 सिलेंडर है। तो इसमें हमें मिक्सिंग चैम्बर बताना है कि जहाँ पर कोई गैस मिक्स होती है। तो आप देख लीजिए आपको मालूम पड़ जाएगा। इधर से एक पाइप ये जा रहा है, एक पाइप इधर से जा रहा है। एक लाल रंग का पाइप रहता है वो एसिलीन का रहता है और जो काले रंग का पाइप होता है ऑक्सीजन का रहता है। ये दो पाइप जाके इधर पे ये जुड़ रहे हैं और जब जुड़ेंगी तो मिक्स कहाँ होगी, तो दोस्त हमारी गैस इधर मिक्स होगी और इधर मिक्स होगी। तो इसका कौन सा कोड वर्ड सही है, इसका कोड वर्ड सी सही है। तो दोस्त इसका आंसर जो है सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसमें बने हुए हैं बहुत सारे। एफ है जो O2 वाल्व है और ई है जो O2 रेगुलेटर है। इसमें देखिए ए है जो एसिलीन रेगुलेटर है। इसमें ये ऐसे ये जो बी नंबर पे दिया है, बी का एरो जा रहा है, एसिलीन पाइप है। तो इस तरीके से हम सारे देख के लगा सकते हैं, कोई भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तसल्ली से आराम से समझ के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कभी कभार हड़बड़ाहट में और एकदम परेशान होने से, टेंशन लेने से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपका नेगेटिव मार्क में आप चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए, आराम से तसल्ली से करिए, समझ के करिए। इससे आपके जो क्वेश्चन आ भी नहीं रहे होंगे वो भी आराम से समझोगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे और आप ज़रूर एग्ज़ाम में फाइट करोगे और IIT वालों को फेल करोगे। चित्र में कौन सी थ्रेड है, हमें चित्र में बताना है कि कौन सी थ्रेड है। तो थ्रेड का मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। थ्रेड का हमें स्टार्ट से देखना है, जो स्टार्ट में ऊपर बनाया गया है इस स्टार्ट से हम समझेंगे। स्टार्ट में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये स्टार्ट जो बनाया गया है इसमें ऊपर स्टार्ट बनाया, पहले स्टार्ट देख लीजिए। मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ क्योंकि ये स्लाइड करने से थोड़ा छिप जा रहा है दोस्तों। तो स्टार्ट देखिए, इसमें इस तरीके से स्टार्ट बनाया गया है। ऊपर मैं स्टार्ट बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये स्टार्ट इस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें स्टार्ट से इसमें आप समझ सकते हो कि अगर किसी चीज़ को हम किसी नट को हम इसमें डालेंगे तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, किस तरीके से, मैं ऊपर बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से घुमाएंगे हम नट को, यानी कि हम नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या इसमें मैच करेगा? नहीं करेगा दोस्त, क्योंकि इस नॉक को मैच कराने के लिए, यानी इस स्टार्ट को मैच कराने के लिए दोस्त हमें इसको नट को इसमें इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब इसमें क्लॉकवाइज घुमाओगे तभी ये नुक्की जो होगी, ये नुक्की यानी ये स्टार्ट होगा, तभी नट के अंदर की स्टार्ट में मैच करेगा और मैच करते हुए चढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये स्टार्ट को देख कर हम पहचान सकते हैं कि
एक क्लॉक वाइज घुमाने पर चढ़ रहा, अर्थात ये राइट हैंड थ्रेड है, क्योंकि राइट हैंड थ्रेड क्लॉक वाइज में चढ़ती है, लेफ्ट हैंड थ्रेड एंटी क्लॉक वाइज में चलती है। तो मैं लेफ्ट हैंड का भी दोस्त एक साइन बना के दिखा देता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड थ्रेड किस तरीके से रहती है, इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी, इस तरीके से उसमें स्टार्ट होगा, ये एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पर स्टार्ट मैच करेगा, तो ये लेफ्ट हैंड होगी। तो दोनों का चित्र मैंने आपको समझा दिया है। सिंगल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट, दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि बीएचएल के एग्जाम में बीच में कहीं भी नंबर पे क्वेश्चन था तो हमेशा याद रहता है, इसलिए आपको भी याद रखना है और समझना है। तो सिंगल कवर डबल रिवेटेड, ये देखिए सिंगल कवर है, डबल रिवेटेड है, बट जॉइंट। तो हम इन तीन चीज़ों समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कवर प्लेट कहाँ है, तो दोस्त डी आंसर में सिंगल कवर प्लेट नहीं है, तो लेफ्ट जॉइंट है, कवर प्लेट उसमें है ही नहीं। सी ऑप्शन में भी कवर प्लेट नहीं है। अब हमारे ऑप्शन होंगे ए और बी। तो देखिए जो ए ऑप्शन है इसमें दो कवर प्लेट है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, डबल रिवेटेड है, लेकिन दो कवर प्लेट है, तो इसमें डबल कवर प्लेट की वजह से ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा बचा, तो इसका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा बी ऑप्शन भी समझा देता हूँ दोस्त। बट ज्वाइंट किसे कहते हैं, बट ज्वाइंट देखिए इसमें बट ज्वाइंट है, बीच में मैंने टिक लगा के देखा ना, बट ज्वाइंट है, आमने सामने टकरा रही हैं। सिंगल कवर प्लेट देखिए ऊपर इसमें एक कवर प्लेट लगी हुई है, डबल रिवेटिंग मतलब दो रिवेट भी लगी हुई है। तो दोस्त सारी चीज़ों को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड होल्डर का चिन्ह, ये हेक्सा फ्रेम का दोस्त आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हेक्सा फ्रेम जो होता है एक फीटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है, और इसके बिना कोई भी फिटर ऐसा नहीं होगा कि इसको हज़ारों बार ना चला चुका हो। तो हेक्सा फ्रेम के बारे में आप सभी जानते हैं, आपका दैनिक जीवन के ही टूल होते हैं। तो इसके बारे में हमें ब्लेड होल्डर बताना है, तो देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लेड होल्डर कहाँ बना हुआ है, तो देखिए इसमें देखिए एफ नंबर पे जो है ब्लेड होल्डर बना हुआ है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, या इसका एफ साइन मिलेगा तो एफ हम लगा सकते हैं। अब हमें इसमें और बताना है, देखिए इसमें ब्लेड होल्डर एक डी भी ब्लेड होल्डर को दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके से इसमें डी भी दिखाया है, एफ भी दिखाया गया है। तो इसमें एक ही रहेगा दोस्त, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे जब भी एग्जाम में आएगा तो कोई एक जगह पे एरो लगा हुआ मिलेगा, दो जगह पे एरो लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो मैं इस डी को ब्लैंक कर देता हूँ। इसके बाद जो सी है ये हमारी पिन होती है, रिटर्निंग पिन होती है, ये होता है, ये समझ लीजिए ए को हम बोलते हैं सीट दोस्त। ये जो एडजस्टेबल हमारा जो रहता है फ्रेम, ये चाहो तो इसको फ्रेम भी कह सकते हो, और किसी किसी किताब में इसका सीट भी लिखा गया है। इसके बाद ये जो बी है, जो बिंग नट है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, बिंग नट आगे से लगा रहता है जिससे हम ब्लेड को टाइट करते हैं, और जो इसका हैंडल है, इसको हम हैंडल को पकड़ते हैं, ई नंबर पर दिया गया है। इसके बाद वी विकल्प में क्या कार्य हो रहा है, इसमें हमें ये बताना है कि बी विकल्प में क्या कार्य हो रहा है। तो दोस्त आप जब तक आंसर लगाइए, जब तक मैं इसको समझाता हूँ। तो ये बी विकल्प है, तो ये जो तीनों पार्ट बने हुए हैं, ये तीनों पार्ट बने हुए कॉम्बिनेशन सेट के। मार्किंग में हमारा एक टूल होता है कॉम्बिनेशन सेट, जिसके तीन पार्ट होते हैं, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो इसमें दोस्त प्रोटेक्टर हेड तो नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर हेड और स्क्वायर हेड बने हुए हैं। तो दो जगह स्क्वायर हेड बना हुआ है, एक स्क्वायर हेड बना हुआ है बी नंबर पे, एक सी नंबर पे। ए नंबर पे तो बना नहीं हुआ है, तो ए नंबर का साइन भी हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा बी और सी। बी और सी में हमें कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हेड बी में भी है और सी में भी है। देखिए आप बी नंबर में देखिए कोई स्लॉट नहीं है, एक केवल 90 डिग्री को चेक कर रहा है, तो हमारा स्क्वायर हेड सी नंबर में 90 डिग्री चेक कर रहा है, इसलिए ये सी आंसर हमारा इस 90 डिग्री चेक कर रहा है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस रहना है इस क्वेश्चन में बी में। तो ये देखिए स्क्वायर हेड इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये गहराई की मार्किंग चेक कर रहा है। देखिए इसमें ये जो ब्लेड है इस तरीके से गहराई में जा रही है, और ये स्टॉक जो है इस पर रुका हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि स्क्वायर हेड के उपयोग के द्वारा कॉम्बिनेशन सेट में हम किसी गहराई को भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें देखिए कहाँ पर डेप्थ चेकिंग, तो इसका जो है सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। निम्न विकल्प में सॉकेट हेड बोल्ट को पहचाने, जिसमें सॉकेट हेड बोल्ट होता है। तो सॉकेट हेड बोल्ट को समझना पड़ेगा दोस्त। एलन बोल्ट जो होता है उसे हम सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं, इसमें एलन की हम लगाते हैं, यानी कि वो किसी भी किए हुए ड्रिल होल में यदि हम उसको होल के किनारे पर काउंटर बोरिंग कर देते हैं, जिस प्रकार से मैं एक होल बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये ड्रिल होल है, तो इस होल को किनारे से हम इस तरीके से बढ़ा देते हैं, तो इसमें जो हेड होता है वो बैठ जाता है। तो ये देख लीजिए इसमें ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जो सॉकेट हेड बोल्ट है वो ई नंबर का बोल्ट है, सॉकेट हेड बोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में कौन सा टूल दिखाया गया है। तो दोस्त ये टूल बना हुआ है, ये टूल है जो इसमें ऊपर टेपर सेंक बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। टेपर सेंक है, तो ये मशीन में बांधा जाता है दोस्त। जब टेपर सेंक है तो मशीन में बांधा जाएगा, और जब मशीन में बांधा जाएगा तो इसमें देखिए इंटरनल होनिंग लेपिंग। तो दोस्त इसमें होनिंग ही आंसर होगा, क्योंकि होनिंग केवल मशीन के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, होनिंग केवल मशीन से होती है, लेपिंग जो होती है मशीन एवं हाथ दोनों से ही हो सकती है। लेकिन इसमें जो हमारा टूल दिखाया जा रहा है ये होनिंग टूल है, क्योंकि इसमें टेपर सेंक है।
टेपर सिंक है। और इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये हमारा इस तरीके से सॉलिड है तो किसी होल के अंदर ही जाएगा, होल के अंदर जाएगा मतलब ये इंटरनल होनिंग करेगा। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्लॉट बनी हुई है जिसमें पेस्ट को धारण हम कर लेते हैं, तो इंटरनल होनिंग टूल है। हार्ड धातु के लिए हेलिक्स एंगल पहचाना। तो दोस्त हेलिक्स एंगल जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एन, एक होता है एच, एक होता है एस। एन का मतलब होता है नॉर्मल के लिए, एच का मतलब होता है हार्ड के लिए, और एस का मतलब होता है सॉफ्ट और टफ के लिए। तो दोस्त हेलिक्स एंगल का एक क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है ये सॉफ्ट और धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। यानी जो एस वाला होता है ये 35 डिग्री के आसपास होता है, और ये 15 एच वाला होता है ये 15 के आसपास होता है, और ये 10 से 13 डिग्री के आसपास रहता है। तो हमारा जो इसमें हमें बताना है हार्ड धातु के लिए, तो हार्ड धातु के लिए हमने बताया है अभी कि ये कम होना चाहिए, हार्ड धातु के लिए कम होना चाहिए। तो दोस्त जो हमारा ए आंसर होगा इसका राइट आंसर ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें हेलिक्स एंगल अधिक और कम मेरे को कैसे मालूम पड़ा। देखिए इसमें जो ब्लैकनेस बनी हुई जी बड़ा एंगल है, इसमें ये और छोटा एंगल है, ये सबसे छोटा एंगल है। तो हमारा जो हार्ड धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल रहेगा वो कम से कम रहेगा। तो इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट धातुओं के लिए सी आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। फिगर में टॉलरेंस का सिंबल बताओ। हमारा ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उसमें मैंने टॉलरेंस जोन के बारे में बताया था। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ टॉलरेंस के बारे में। तो टॉलरेंस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। टॉलरेंस क्या होता है शुद्ध? हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलरेंस निकालने के लिए दोस्त आएगा तो आपको लगाना है हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। तो देखिए इसमें टॉलरेंस का हमें बताना है। तो टॉलरेंस की ये देखिए हाई लिमिट है और ये देखिए लो लिमिट है। तो जब हम इस पूरे में से इतने को घटाएंगे तो दोस्त हमारा इतना ही बचेगा। तो इतना बचेगा तो देखिए इसमें देखिए ये सिंबल के द्वारा ये टॉलरेंस दिखाया जा रहा है, और ये जो जगह है ये डी के द्वारा दिखाई जाएगी। तो ये डी होता है ये टॉलरेंस जोन होता है, लेकिन ये होता है ये टॉलरेंस होता है। तो इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और दोस्त लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं है। इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम भी आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते रहेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओके, बाय बाय।